नई फसल आने के बाद दाल की कीमतों में और नरमी की उम्मीद। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, जमाखोरों पर कार्रवाई जारी रहेगी। दाल की कीमतों पर काबू के लिए कृषि मंत्रालय की तैयारी। इस साल 3.5 लाख टन दाल का बफर स्टॉक बनाने की योजना। खराब मौसम, कीमतों में उतार चढ़ाव और मांग आपूर्ति असंतुलन दूर करने के लिए खेती में बड़े सुधारों की जरूरत। नीति आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी। और इंदौर के नौजवान किसान पकड़ रहे हैं बेहतर तकनीक का रास्ता। फसल का मिल रहा है पहले से बेहतर भाव। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। आप देख रहे हैं मंडी.com। मंडी.com में इस हफ्ते हम बताएंगे दाल की कीमतों पर काबू के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, खेती में सुधार की जरूरत क्यों बता रहा है नीति आयोग। साथ ही चलेंगे इंदौर, मिलेंगे ऐसे किसानों से जो तकनीक के इस्तेमाल से अपनी उपज का बेहतर भाव पा रहे हैं। इसके अलावा NCDEX पाठशाला में ये भी समझेंगे कि आखिर देश को मानक आधारित बाजार की जरूरत क्यों है। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं जरूरी सामानों के भाव। इससे किसान को अपनी उपज के भाव कितने कम ज्यादा मिल रहे हैं ये पता चलेगा। साथ ही हमें आपको ये भी पता चल पाएगा कि हमारी रसोई का बजट किधर जा रहा है। एक नजर NCDEX हाजिर भाव पर। भाव हमने देखा, अब नजर डाल लेते हैं कमोडिटी इंडेक्स धान्या पर। धान्या इंडेक्स देश के सबसे बड़े एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX का बेंचमार्क इंडेक्स है। ठीक उसी तरह जैसे शेयर बाजार की नब्ज समझने के लिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं, ऐसे ही कमोडिटी बाजार की नब्ज समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जमाखोरों पर कार्रवाई जारी रहेगी और स्वीडिश फर्नीचर रिटेल IKEA देश के किसानों से अपनी जरूरत का 35% कपास खरीदेगा। एक नजर खेती कमोडिटी से जुड़ी जरूरी खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि नई फसल आने के बाद दाल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि जमाखोरों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कृषि मंत्रालय ने दाल की कीमतों पर काबू के लिए योजना बनाई है। मंत्रालय 2015-16 के लिए 3.5 लाख टन दाल का बफर स्टॉक तैयार करना चाह रहा है। सरकार घरेलू उत्पादकों के साथ आयात करके दाल की कमी को पूरा करेगी, जिससे दाल की कीमतों पर काबू पाया जा सके। दाल की कीमतों पर काबू के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इंपोर्ट लिमिट हटा दी है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि कोई भी आयातक दाल मंगा सकता है, लेकिन अगर वो थोक विक्रेता को दाल बेचता है तो उस पर स्टॉक लिमिट लागू रहेगी। करीब 5 लाख टन आयातित दाल इसी हफ्ते बाजार में आने वाली है।
देश में दाल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2014-15 में सरकार ने 4,40,000 टन दाल आयात किया था, लेकिन साल 2015-16 में देश की घरेलू मांग पूरी करने के लिए सरकार को दोगुने से ज्यादा दाल आयात करना पड़ सकता है। एसोचैम के सर्वे में कहा गया है कि देश को इस साल 10 लाख टन दाल आयात करने की जरूरत पड़ेगी। देश में गेहूं की मांग तेजी से बढ़ी है। इस मांग को पूरा करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस साल 70 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचेगी। 1 अप्रैल से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत खुले बाजार में गेहूं बेचना शुरू किया है। पंजाब में इस साल धान की जबरदस्त खरीद हुई है। धान की खरीद 100 लाख क्विंटल पार कर गई है। राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू की थी। भारतीय बासमती चावल अब ईरान के बाजार में बिकेगा। इसका सीधा असर बासमती चावल कंपनियों के बाजार भाव पर देखने को मिल रहा है। देश में रबी की फसल की बुआई शुरू हो गई है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 58,34,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल की बुआई हो रही है। देश में फल और सब्जी की खपत तेजी से बढ़ी है। स्वस्थ रहने की बढ़ती चाहत से भारतीयों के खाने की आदतों में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत चीन के बाद फल और सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नीति आयोग ने खेती में बड़े सुधारों का सुझाव सरकार को दिया है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि इस रिपोर्ट में खराब मौसम, फसल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के अलावा मांग आपूर्ति के संतुलन की समस्या से निपटने के भी सुझाव दिए गए हैं। इरोड में स्पाइस डेवलपमेंट एजेंसी ने काम करना शुरू कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने मसालों के निर्यात और हल्दी की बेहतर प्रोसेसिंग के लिए ये एजेंसी बनाई है। ये एजेंसी स्पाइस बोर्ड के अधीन काम करेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार नियंत्रक सेबी भी अपना स्टॉल लगा रहा है। 14 नवंबर से शुरू होने वाले इस मेले में हॉल संख्या 18 में सेबी का स्टॉल लगेगा। इसमें स्टॉक एक्सचेंज के साथ कमोडिटी एक्सचेंज भी शामिल होंगे। देश का सबसे बड़ा एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX भी यहाँ होगा, जिससे किसानों और कारोबारियों को जानकारियाँ मिल सकेंगी। देश में इस साल कपास की 400 लाख गांठ के उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश बन गया है। दुनिया के दूसरे कपास उगाने वाले देशों में इस साल कपास का उत्पादन कम होने की आशंका है। गुजरात सरकार किसानों से कपास और मूंगफली खरीदेगी। ये खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। केंद्र सरकार के साथ मिलकर 69 नए आउटलेट इसके लिए खोले जा रहे हैं। 20 किलो कपास के लिए किसानों को 810 रुपए और 20 किलो मूंगफली के लिए किसानों को 800 रुपए का भाव मिलेगा। स्वीडन की फर्नीचर रिटेलर आइकिया भारत से 35% कपास खरीदेगी। आइकिया अगले 5 सालों में देश के 50,000 किसानों से ये कपास खरीदेगी। कंपनी भारत में अपना कारोबार बढ़ाना चाहती है और नियमों को पूरा करने के लिए कंपनी देश के किसानों से ही कम 35% कपास खरीदेगी। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे इंदौर की मंडी में, जहां नए किसान नई तकनीक से अपनी उपज का बेहतर भाव पा रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मंडी.com में। इस खास सेगमेंट खेती की सिकंदर में आज हम चर्चा करेंगे इंदौर के उन किसानों की जो आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से खेती किसानी को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। यहाँ किसान तो है ही, साथ ही खेती से जुड़े कारोबारी भी हैं। यहाँ खेती करने वाले किसान और खेती के सामानों को खरीदने बेचने वाले कारोबारी दोनों ही आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से ज्यादा पारदर्शी तरीके से खेती से मुनाफा कमा रहे हैं। इंदौर की छावनी मंडी में सुबह के 10 बजे हैं और दूर दराज से आए किसान सोयाबीन की नीलामी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंडी के नियम के मुताबिक बस अब नीलामी शुरू होने को ही है। मंडी कार्यालय के बाहर लगी स्क्रीन पर देश के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज पर अलग अलग कमोडिटी के भाव आने लगे हैं। यही हमारी मुलाकात होती है एक युवा किसान पंकज ठाकुर से, जो बड़े गौर से स्क्रीन के भाव पर टकटकी लगाए खड़े हैं। मंडी में अपना पिछले साल का सोयाबीन लेकर आए इस युवा किसान के लिए क्या मतलब है इस स्क्रीन पर गुजरती कीमतों का, यह पूछने पर जो जवाब मिलता है वह वाकई चौंकाने वाला है। आज हम लोग जो खेती करते हैं वो एक टेक्नोलॉजिकल प्रकार से, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, हर चीज़ से टेक्नोलॉजी से जो भी भाव है ऑनलाइन देख सकते हैं। और साथ में पेपर में जो NCDX के जो भाव आते हैं, वायदा मार्केट के जो फरवरी जनवरी मार्च जो आता है, उस रेट को भी डिसीजन लेके साथ में बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जो कि हमें भाव भी देते हैं। और जैसे कि उसमें से एक NCDX का है, तो वो ऐप्स लोग डाउनलोड करते हैं और लोग कर ही रहे हैं अभी भी। और आजकल क्या है कि थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा आ गया है, जैसे कि मुझे कुछ भी भाव चाहिए तो मैं कहीं से भी व्हाट्सअप के थ्रू भी मंगा सकता हूँ और किसी भी ऐप्स के थ्रू भी या इंटरनेट के थ्रू भी जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे कि गूगल में मैं मान लो आज के टुडे रेट्स मुझे पता करना है तो मैं उसका रेट पे पता कर सकता हूँ। सोयाबीन जिसका भी रेट, दुनिया भर का कहीं का भी रेट, कोई सी मंडी का। वायदा कारोबार की शुरुआत भले ही कमोडिटी की कीमतों को एक देशव्यापी प्लेटफॉर्म पर आंकने और पारदर्शी कीमत निर्धारण करने के लिहाज से एक मजबूत प्लेटफॉर्म विकसित करने का नजरिया लेकर हुई हो, लेकिन यह भी सच है ये एक लंबे समय तक किसानों के लिए यह अबूझ पहेली रहा है। कुछ तो कंप्यूटर, इंटरनेट और अंग्रेजी भाषा के जोर जैसी जटिलताओं और कुछ कारोबार की तकनीकी उलझनों के कारण ज्यादातर किसानों ने इससे दूर की कौड़ी मानते हुए लंबे समय तक इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। वायदा बाजार देख के लाते हैं, वायदे में क्या है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, उसके हिसाब से लाते हैं। लेकिन यहाँ लाने के बाद तो जो अपने जो व्यापारी होते हैं उनके हिसाब से काम चलता है। वायदा का देख के लाते हैं, वायदा का बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं व्यापारी लोग, वो अपने हिसाब से लेते हैं। वो भी बढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसके हिसाब से मान लेते हैं। वायदा के भाव यानी आने वाले 3-4 महीनों में किसी कमोडिटी के भाव क्या रह सकते हैं, इसके संकेतों का फायदा बहुत से किसान उठाना चाहते हैं, लेकिन उनकी परेशानी कुछ तो संसाधनों की कमी पर आकर अटक जाती है और कुछ तुरंत पैसों की जरूरत के कारण। लेकिन स्थानीय ट्रेडर भी अब इन्हें समझने में किसानों की मदद करने लगे हैं, जिससे धीरे धीरे किसान अपनी फसल बेचने के फैसले से पहले वायदा भाव के संकेतों को भी तवज्जो देने लगे हैं। वैसे ज़रूरत के अनुसार भी बेचते हैं, पर वायदे सौदा देख के बेचते हैं कि कब कौन से महीने में कौन सा भाव रहेगा, क्या है क्या नहीं, सब पूरा देख के कम ज़्यादा हो रहा है। मान लो अगर 2 महीने बाद वायदे में कोई तेज़ी बता रहा है तो हम रोक भी लेते हैं, अगर तेज़ी नहीं बता रहा है, ज़रूरत है तो बेच भी लेते हैं। और देखते हैं कि बाहर दूसरे देश में कैसे सोयाबीन है, क्या है, उसके हिसाब से भी रखते हैं। ब्राज़ील में ज़्यादा है कि कम है, कि बारिश हुई, कि बाढ़ से सोयाबीन ख़त्म हो गई है, रोक भी लेते हैं। बाकी कोई कंपनी को भी दे देते हैं, बीज वाले उनको भी देते हैं। प्रोसेसर्स के लिए तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि आज मान लीजिए हमको फिनिश प्रोडक्ट बेचना है वर्ल्ड वाइड, तो हम जब भी उसको बेच सकते हैं जब हमारे पास एक्सचेंज का तो आज तो क्रॉप आ नहीं रही है। अब आज हमको एडवांस में DOC बेचनी पड़ती है। जब तक अगर एक्सचेंज नहीं हो तो हम खरीद के कैसे बेचेंगे? रेजिटी अगर बेचने आ जाए 20,000 टन 40,000 टन का होता है, तो बिना एक्सचेंज को तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे इंदौर की मंडी में सुबह 10 बजे शुरू होने वाली इस नीलामी के अलावा भी एक नीलामी होती है जहां किसान नहीं होते। यहां होते हैं केवल कारोबारी, इसलिए इसे ट्रेडर्स ऑक्शन भी कहते हैं। इस नीलामी में भाग लेने के लिए दोनों पक्ष कारोबारी होते हैं। बेचने वाला छोटा कारोबारी जो या तो इंदौर के आसपास की दूसरी मंडियों से किसानों का माल खरीदकर यहाँ लाता है, या फिर छावनी मंडी में आए किसानों का माल, और खरीदने वाला बड़ा कारोबारी।
इंदौर के इस एक अनूठे जमावड़े में खामोश नीलामी होती है, जहां भाव केवल उंगलियां पकड़कर बताई जाती है, और वह भी रुमाल, तौलिए या शर्ट के नीचे से। यहाँ लगभग हर कारोबारी के हाथ में स्मार्टफोन पर खुली होती है वायदा भाव की स्क्रीन, और यही लाल हरी होती पट्टियों से बगल की मंडियों में होने वाली किसानों की नीलामी का भाव भी तय होता है। वायदा बाजार से एक डायरेक्शन मिलता है। अगर मार्केट अप है तो ट्रेडर को ये संभावना बन जाती है कि डिमांड मार्केट में जनरेट होगी, तो उस हिसाब से अगर आज वायदा बाजार अप है तो हम लोग हमारे जो परचेसिंग कॉस्ट है उसको बढ़ा देते हैं। वो किसान का माल भी ऊंचे भाव पे खरीदते हैं क्योंकि हमारे पास आगे मार्केट में डिमांड जनरेट हो जाती है। किसानों के लिए हाजिर बाजार के भाव पर वायदा के असर का गणित बहुत सीधा है, क्योंकि वायदा के भाव का आधार हाजिर बाजार ही होता है, और हाजिर बाजार में कीमतें मांग और पूर्ति के हिसाब से घटती बढ़ती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वायदा बाजार भविष्य में मांग और पूर्ति के संतुलन का आईना होता है, और इसलिए किसान इसे समझकर अपने फायदे में इसका इस्तेमाल करता है। वायदा आगे कम से कम 6 महीने का सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट, 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आगे का आप देख सकते हैं। इससे कम से कम आपको स्ट्रेटेजी बनाने में आगे क्या प्लानिंग है, आप किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं प्राइजेस को देखते हुए आगे का। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं आगे के। किसान का हार्वेस्टिंग का टाइम हो चुका है। अभी फ़िलहाल उस नज़रिए से देखते हुए कब पोजीशन पे कितना आगे का कितना ऊंचा सोयाबीन बिक रहा है, वो अपना प्लानिंग एक वायदे से फ़ायदा उठा सकता है उस चीज़ का। वो चाहे अभी इसका ऊंचा भाव बिक रहा है, वायदा कम है, तो अभी बेच के उसका फ़ायदा उठा सकता है, या फ्यूचर वायदा अगर ऊंचा बिकता है तो अपनी क्वांटिटी को उस हिसाब से स्प्लिट कर सकता है। इंदौर की मंडी की ये आवाजें भारतीय किसान और खेती की बदलती तस्वीर का आईना है। किसान अब समझने लगा है कि खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए उसे केवल खेतों में ही पसीना नहीं बहाना है, बल्कि आसपास हो रही नई घटनाओं और तकनीक से भी तालमेल बिठाना है। अच्छी बात यह है कि नई पीढ़ी के किसान इस जरूरत के साथ कदम ताल करने को तैयार हैं। इंदौर मंडी से मंडी.com के लिए भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्यों किसानों के लिए जरूरी है मानक आधारित बाजार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी.com। मंडी.com में अब वक्त है NCDX पाठशाला का, जिसमें आज हम समझेंगे कि क्यों जरूरी है कि देश की सारी मंडियां मानक या गुणवत्ता आधारित हों। इसे समझाने के लिए हमारे साथ हैं नेशनल ई मार्केट्स लिमिटेड के CEO राजेश सिन्हा। नमस्कार, NCDX की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुणवत्ता आधारित बाजार या मानकों द्वारा आधारित बाजार के ऊपर बात करेंगे। हमारे देश में 6000 से ज़्यादा मंडियां हैं और अपने देश के 70% से अधिक किसान आज भी अपना सामान जो है मंडियों के द्वारा ही बेचते हैं। साधारण सी प्रक्रिया है, किसान माल पैदा करता है, बग्गियों में, ट्रक में, ट्रैक्टरों में जैसी उसकी सहूलियत होती है वैसा माल वो लेके आता है मंडी में, और मंडी में एक रजिस्टर्ड मार्केट फंक्शनरी होता है या जिसको हम आड़ती बोलते हैं, उनके द्वारा जो है माल की बिक्री होती है। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात यह है कि जब किसान अपना माल लेके आता है और जब वो माल को बेच देता है, उसको ये पता नहीं होता है किस आधार पे ये भाव लगा। अगर गुणवत्ता की बात करने जाता है तो कहता है जी हमें मालूम है और हम यही धंधा करते आ रहे हैं। वो गलत भी नहीं करता, बिल्कुल वही धंधा करते आ रहा है। पुष्ट दर पुष्ट जो है उसका यही धंधा है। तो किसान जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात नहीं होती कि अगर वो बेहतरीन माल पैदा करके लाए तो भी वही भाव, अगर वो खराब माल पैदा करके लाए तो भी वही भाव। कभी ज़्यादा मिले कभी कम मिले, लेकिन उसका आधार उसको समझ में नहीं आता।
तो एक गुणवत्ता या मानक आधारित बाजार जो है उसकी मूल परिकल्पना है कि जब भी किसान अपना माल लेके आए, इससे पहले कि वो माल मार्केट फंक्शनरी के यहाँ पहुंचे या जो खरीदार है उन एजेंटों के पास पहुंचे, उससे पहले जो है उस बाजार की गुणवत्ता की जांच कर ली जाए और जो भाव लगे वो गुणवत्ता के आधार पे लगे और जो मानक हों वो ऐसे हों कि कल को अगर किसान पूछे कि भाई ये बताओ मुझे ये भाव इतना कम क्यों मिला, ये इतना ज़्यादा क्यों मिला, निश्चित रूप से इसका जो है परीक्षण किया जा सके और उसका एक संतुलित सा जवाब उसे मिले। चूंकि आपके माल में ये अच्छाई थी इसलिए आपको भाव ज़्यादा मिला, आपके मानक खराब थे इसलिए आपको भाव कम मिला। ऐसा होने से क्या होगा कि जो देश की सारी जो मंडियां हैं या जो अपनी जो आज की मूलभूत जो व्यवस्था है बाजार की, काफ़ी तेज़ी से आगे निकल जाएगी। जो मुख्य लिमिटेशन है या जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि जो मानक आधारित बाजार नहीं होते हैं वहाँ पे जब आप माल लेके जाते हैं तो जिस व्यक्ति के यहाँ माल रखा है वही आपके माल का भाव कर सकता है या वहीं पे 4-5 लोग जो हैं वो उसका माल का भाव कर पाएंगे। जबकि अगर मानक आधारित बाजार होगा तो पूरे देश के कहीं से भी कोई भी खरीदार जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसका भाव कर पाएंगे। आपको ज़्यादा खरीदार मिलेंगे, जब ज़्यादा खरीदार होंगे जिसमें आपके लोकल मंडी के सिवा बाहर के लोग भी होंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। भारत सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं चलाई है और इसके ऊपर वो बहुत गहन तरीके से विचार कर रही है कि कैसे जो है मानक आधारित बाजार को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि न सिर्फ किसानों को बल्कि जो प्रोसेसर हैं या जो और रिटेल के लोग हैं उनको भी बेहतरीन माल मिल सके। वो भी ये पहले से ही जान सके कि कैसा माल उनको मिल रहा है और जैसा माल किसान पैदा करे उसी हिसाब से उसको भाव मिले। धन्यवाद। मंडी.com में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी कमोडिटीज के पक्के भाव, खेती किसानी की समृद्ध कहानियों और सरकार की खेती पर ताजा नीतियों के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।